बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। हालात कुछ बेहतर नहीं है। अमन की सूरत हाल आपके सामने है और TLP का जो जुलूस है वो रवां दवां है इस्लामाबाद की तरफ। इस वक्त जिसमें वीडियो कर रहा हूँ उस वक्त GT रोड पे राना टाउन के करीब जो है वो झड़पें हो रही हैं और फिर कमेटी बन गई है। और फिर अवाम जो है उसके लिए एक बुरी खबर और भी है कि तैयार हो जाएं भाई महंगाई के लिए, क्योंकि जो पाकिस्तान का इक़्तिसादी प्लान था उसको तो मुस्तरद कर दिया IMF ने। अब अपनी नई शराइत के साथ वो इसको ला रहे हैं, पाकिस्तान को कर्जा अगली किस्त दे रहे हैं और जो उनकी शराइत हैं वो बड़ी कड़ी हैं और इनकी मजबूरी है कि ठीक है जनाब कुछ करते हैं ओके। और फिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना हो गए हैं। शेख रशीद साहब को वापस बुला लिया गया है और जो हमारे शहबाज गिल साहब हैं उन्होंने एक नया कट्टा खोल दिया है। लेकिन इससे पहले यार वो हमारे कुछ व्यूज़ जो हैं वो ख्वाहिश करते हैं इस तरह की कि जनाब उनको कोई ऐसी खबर मिले। वो कमेंट्स देखता हूँ मैं तो यार मैं ये खबर कहाँ से लाऊंगा ऐसी कि रात को जनाब बनी गाला में झंडे इमरान खान का 4 पाई उल्ट दी, हवा में उड़ के 3 फुट दूर जा गिरे वगैरह। ऐसी खबरें कहाँ से लाए? जो है वही बयान करना है ना कि जनाब जो हेलीकॉप्टर कल वहाँ उतरा है तो उसमें फैज़ मीर साहब नहीं थे, कोई और था। इस तरह की खबरें मैं कहाँ से लाऊं यार। मुझे इससे अंदाज़ा ये हो रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब कितने गैर मकबूल हैं। ये वज़ीर-ए-आज़म साहब के बारे में लोग अब क्या तासर लेके बैठे हुए हैं। ये बात ठीक है किसी हद तक। मैं भी जब लोगों से मिलता हूँ ज़ाहिर इसी माशरे में रहते हैं तो वो खान साहब के साथ जादू टूना की बातें और जो भी होता है एक तवहम परस्त शख्स के साथ और फिर शादियों का जिक्र, तो बहरहाल कोई नई खबर ऐसी होगी तो बता देंगे कि जनाब कोई जिन्नात जो हैं वो बिल्किस का उठा के ले हैं तख्त, या फिर वो इनके नीचे जो तख्त था वो निकाला जा रहा है। निकालने वाली बात ज़्यादा बेहतर लग रही है मुझे, करीब लग रही है मुझे क्यास के कि इनके नीचे से तख्त जो है वो बस निकलने वाला है। इस तरह की बातें हो रही हैं। और फिर जो मैंने शहबाज गिल साहब की बात की, उन्होंने वो बड़ा रौला डाला था ना आसमा शराजी के मजमून पे कॉलम पे, तो वहाँ वो जनाब कह गए जनाब मरीम नवाज़ के ये हैं उन मेरी साफियों से मिलकर शर फैला रही हैं वगैरह वगैरह। वहाँ वो कह गए जनाब के आसमा शराजी और मरीम नवाज़ की कालें जो 53 कालें रिकॉर्ड हुई हैं, उनको बेचारों को शायद पता ही नहीं, क्योंकि यार ये सारे ना एक जैसी हैं। खान साहब भी ये कहते हैं जनाब मुझ पे इसलिए एतबार करती है ISI कि उनको पता है मैं ईमानदार हूँ। ये फ़ोन टेप करते हैं, गुफ्तगू रिकॉर्ड करते हैं, इनको पता होता है कौन बंदा क्या है। उस वक्त मैंने ये कहा था खान साहब थानू नहीं पता किसी दी प्राइवेट कॉल कर रिकॉर्ड करना या गुफ्तगू रिकॉर्ड करना जुर्म है जुर्म। और अब इस पे जो साफ़ी तंजीमें हैं शहबाज गिल साहब के पीछे पड़ गई हैं। उन्होंने कहा जनाब गिल साहब ये आप कह रहे हैं कि इसका मतलब है कि रिकॉर्डिंग होती रही है, ना सिर्फ शहबाज गिल साहब के ख़िलाफ़ कार्रवाई है बल्कि वो एजेंसियाँ जो ये डाटा शाटा इकट्ठा कर दे रिकॉर्ड करती हैं कालें टेलीफोनिक, वो भी उनको ही पकड़े। उनमें पता नहीं कौन कौन आएगा। और फिर जो ईमान ज़ैनब मज़ारी साहब हैं, शेरी मज़ारी की साहबजादी, वो पहले भी एक व्लॉग में मैंने जिक्र किया था, वो जादू टूने वाली बातें और मैशत बहाल नहीं हो सकती उस तरह। और फिर शेरी मज़ारी ने अपनी बेटी के बारे में कहा था कि आप मेरी बेटी है, शर्म, इस तरह की बातें शाते शर्म की बातें नहीं थी। अब जनाब शहबाज गिल साहब कूदे हैं, उन्होंने ट्वीट किया है ईमान ज़ैनब मज़ारी के को मुखातब करके। उन्होंने कहा जी आप हैं तो हमारी भांजी, लेकिन आपका मंजन बिकता है, अपनी वालदा के इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको आप बुरा भला कहती हैं, तो बस ठीक है अब आपको क्या जवाब दिया जाए, बेटा दबा के रखे जाए, चुक के रख पुत्र। इस तरह की बात उन्होंने कोई की थी। तो उसके जवाब में उन्होंने जनाब कहा कि मामे मामे वाला मंजन न बेचो पाजी। उन्होंने कहा जी मेरी वालदा के इर्द गिर्द जो लोग हैं, अब ये ईमान ज़ैनब कह रही हैं, वो उनका अपना इंतखाब है,
वो मैंने नहीं चुन के दिया अम्मा को कि जनाब जी अम्मा ये आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं ये, और इसका हरगज़ मतलब ये नहीं है कि मैं आपकी भांजी हूँ। अगर मेरी बात का आपके पास कोई जवाब है तो ज़रूर दीजिए, अपने ट्रोल्स की तरह मामा मामा वाला मंजन मत भेजिए। उनका जनाब मैंने जो सवालात उठाती रहती हूँ, जो सवालात उठाए हैं, और वही आसमा शिराजी के वो जो मैं बात कर रहा हूँ कि 53 कॉल्स, टेलीफोन कॉल जो हैं वो उनकी रिकॉर्ड से पता चलता है कि 53 कॉलें वगैरह वगैरह। तो वो कहते हैं भाई इसका जवाब दें। अब अगर कोई मुतमद्दन माशरा हो तो वहाँ तो भाई बड़ा मसला बन जाता है ऐसा। आपको वो याद ही होगा वाटर गेट स्कैंडल क्या हुआ था, वो बगिंग हालात लगा दिए गए थे अपोजिशन की जो मीटिंग थी उसमें, तो फिर बात तो फिर मुआवजे तक पहुँच गई थी। बहरहाल ये अब देखें ऊँट किस करवट बैठता है। वो आपके जनाब शेख रशीद साहब जो हैं वो छुट्टी लेके चले गए थे। वो जब पढ़ते हैं ना कुछ पसूड़ी पसाड़ी तो फिर वो साइड पे होने की कोशिश करते हैं और वो भांप लेते हैं हवा का रुख किधर है, तो उन्होंने भांप लिया था, वो चले गए थे छुट्टी पे। और कल मैंने अपने व्लॉग में जिक्र किया था कि खान साहब बड़े नाराज़ हुए हैं कि जनाब शेख रशीद कितने ले आओ, और वो वाक़तन उनको वापस बुला लिया गया है। आज वो आ गए और फिर उन्हें तहरीके लब्बैक का जो मामला बना हुआ है इस्लामाबाद की तरफ वो मार्च कर रहे हैं, उसको रोकने के लिए पुलिस वाले जो हैं वो ज़ाहिर है अपनी सी। और शेख रशीद साहब को अब कहा है कि जनाब जाएँ जाके करें उनसे मुज़ाकरात वगैरह। पहले मुज़ाकरात में इन्होंने उनको धोखा दिया था, बुला के गिरफ़्तार करवा दिया था, तो वादे शादे पूरे नहीं किए थे और मुकर गए थे और कहा था जनाब इसका मतलब यह है कि यूरोपीय यूनियन से अलग हो जाएं, हम दूरी इख्तियार कर दूर हो जाए उनसे, यानी अलग हम कौन सा उनका हिस्सा है। बारा शेख सीर साहब ने फरमाया था। तो अब वो देखें वो क्या करते हैं, उनके साथ क्या माहदा करते हैं क्या नहीं करते। और फिर वो जो मैं ये कहता हूँ कि ये कुदरत का एक अपना निज़ाम है। जब मुशर्रफ वाली तहरीक थी तो ऐसा कुछ न कुछ हो जाता था जैसे हुकूमत के ख़िलाफ़ जाती थी वो चीज़। इवन ऐसा भी हुआ कि रमज़ान में वो एक हफ्ते में एक दिन वो जुलूस निकालते थे वकला जो हैं, तो उस दिन बारिश हो जाती थी। तो हम अंदर बैठे सोच रहे होते थे इजलास में जब कवरेज के लिए जाते थे कि जनाब गर्मी बड़ी है यार, इन्होंने सानू मरवा देना रोज़े नाल। तो वो बाहर निकलते तो बारिश शुरू हो जाती थी, बादल हो जाते थे और कई घंटे वो रहता था। तो उस वक्त हम ये आपस में बात करते थे। ज़ाहिर है हमें भी थोड़ी सी तवहम परस्ती तो है ना माशरे में कि यार ये अल्लाह की तरफ से इशारा है कि जनाब ये तहरीक ना आगे जाएगी और वो कामयाब होगी वगैरह वगैरह। अब भी जो इन्होंने इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की कि 2 पुलिस वालों को शहीद किया तहरीक लब्बैक के कारकुनों ने गाड़ी के नीचे देकर, तो वो एक जो वायरलेस रिकॉर्डिंग आपस में कन्वर्सेशन हो रही है पुलिस वालों की, तो वो उससे ये चीज़ सामने आ गई कि नहीं वो तो पुल के ऊपर थे। वो कहते हैं कि जनाब उसमें साफ पता चल रहा है, शायद में भी उसकी वीडियो भी आ जाए, ऑडियो वो मुझ तक पहुँची है, किसी ने भेजी है मुझे, तो सोशल मीडिया भी चल रही है वैसे। तो उसमें वो जो आपस में बात कर रहे हैं पुलिस वाले वायरलेस पर और रिपोर्ट ली जा रही है और दी जा रही है, तो वो कह रहे हैं जनाब नहीं नीचे नहीं वो ऊपर हुआ है। जब वो हो गए हैं हम हल्ला बोला है कारकुनों ने तो हमने गाड़ियाँ भगाई हैं, उससे ये पता चलता है। तो फिर पुलिस वाले 2 जो हैं वो नीचे आके उसमें शहीद हो गए। तो ये इस तरह के जो इशारे शूरे ये वो मुकाफाती वाली वो उनको बजाय, और उसका पर्चा भी दर्ज कर लिया गया 2 बंदों का, इनके किसी नायब अमीर या बहुत सारे शुरा के कोई अरकान वगैरह उनमें फंसा दिए। हालांकि वो कहते हैं लाहौर में नहीं था, लेकिन वो अब ये तो उल्टा पड़ गया इनको कि अपनी ही गाड़ी के नीचे, पुलिस की गाड़ी के नीचे आके वो जहाँ पक हुए पुलिस वाले। बहरहाल ये अल्लाह की तरफ से या कुदरत की तरफ से इशारे हैं, मैं समझता हूँ इस तरह के खान साहब को जो है उनके गिर्द जो घेरा शेरा है वो तंग हो रहा है। और फिर वो जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दरमियान के दरमियान इख्तलाफात और कशीदगी वो कम नहीं हो रही। वो आपके अटॉर्नी जनरल ने कहा था ना कि छड़ी को ज़्यादा मोड़े तो वो टूट भी जाती है। तो इस तरह की बात कोई मुझे लग रही है कि मामला कोई ज़्यादा ही गंभीर हैं। तो अब वो वज़ीर-ए-आज़म चल गए हैं जी सऊदी अरब के दौरे पर,
और सऊदी अरब से क्या लेके आते हैं। वो पहले तो जब गए थे ये UN की मीटिंग में खिताब फरमाने, तो जो सऊदी वलीअहद हैं मोहम्मद बिन सलमान उनके त्यारे में गए थे, लेकिन वापसी पे कोई ऐसा मामला गड़बड़ हो गया, तुर्की और मलेशिया के साथ इनकी मोहब्बत और पींगे और ऐलानात, और फिर त्यारे में बैठ के वो बोंगियाँ शहजादे के और अरबों के खिलाफ ही गुफ्तगू त्यारे में बैठ के इन्होंने जब वापस आ रहे थे पाकिस्तान ये शुरू कर दी थी। वो ज़ाहिर है वो भागो रहा था, उनका भी वो जो अमला था, जो पायलट थे, कप्तान थे, वो तो उन्हीं के थे। तो ये जनाब वहाँ बैठ के ये सुना है कि ये बातें कर रहे हैं, देखो जनाब अरबा ने तो ना कुछ खा वो कर रहे हैं, याशियाँ कर रहे हैं, याशी में पड़े हुए हैं, ये देखें जहाज़ इस तरह, जहाज़ में कि जो पुरतेश उसके अंदर की थी सारी सीटों सूटों की बात, बेड शेड, उन पे वो कह रहे थे जनाब देखें ये याशियाँ कर रहे हैं और ये सारी मुस्लिम उम्मा का माल है, इस तरह की बातें चाहते हैं। तो अब वो गए हैं, देखें क्या करते, 3 दिन उन्होंने रहना वहाँ, दीगर अरकान भी हैं, शहजादे से ही बात होनी है वलीअहद से, और फिर ये ग्रीन मिडिल ईस्ट वाला जो कोई कॉन्फ्रेंस है वहाँ सरबराही उसमें, और फिर वज़ीर ख़ारजा साहब भी उनके साथ हैं। कुछ शायद में भी ये जब 1998 में पाकिस्तान ने एडमी धमाके किए हैं उस वक्त तो बड़ा मेहरबान था हम पर सऊदी अरब, काफ़ी पता नहीं कितने बैरल, एग्जैक्ट मुझे फिगर याद नहीं, तकरीबन तीसरा हिस्सा बनता है पाकिस्तान में जो तेल की खपत थी उस वक्त, वो उन्होंने फ्री दे दिया था, बहुत सारा आधार दे दिया था, पाबंदियाँ लगी थी पाकिस्तान पे। तो फिर ये यमन वाला जब मामला हुआ है नवाज शरीफ के आखिरी दौर में, उसमें जो अपोजिशन का किरदार था, इमरान खान साहब की अपनी बड़ी बढ़के थी, तो फिर वो तल्लुकात ख़राब हो गए थे और उनके साथ वो नहीं रहा था तल्लक बरादराना। बहरहाल वो हमें इस्तेमाल करते थे, लोगों का ख्याल ये है कि सऊदी अरब वाले, तो इसलिए हम उनके भाई थे। तो अब देखिए खान साहब क्या करके आते हैं, क्या लेके आते हैं, क्या दे के आते हैं। और फिर IMF की शराइत की बात की है, ये लगे रहे हैं हफ्ता 10 दिन वहाँ बैठ के, जाके मशीर के तौर पर गए थे, वज़ीर के तौर पर गए थे, मशीर के तौर पर करते रहे। और फिर जो जितने भी यार ये जो है ना एक की पोस्ट पर बैठे हुए, वो सारे नैले लग रहे हैं मुझे। इनको ना अवाम के ख्वाहिशात का पता है ना मसाइल का पता है। वो रज़ा बाकर साहब की गुफ्तगू और शौकत तरीन साहब और रज़ाक दाऊद साहब जो फरमाते रहते हैं, आपके इल्म में ही है वो जनाब। अब वो कहते हैं IMF वाले कि भाई जी ये बिजली वाला जो काम है इन्हें ज़रा गौर करो, कीमतें बढ़ाएं बिजली की, भाई जी टैक्स बढ़ाएं। और फिर उन्होंने ये कहा है कि जनाब कि जो आप अहदाफ मुकर्रर करते हैं ना कि जनाब इतना पैसा बजट में, उन पे ज़रा नज़रसानी करें आप, तो बिल्कुल ही जनाब। और डॉलर, उनका डॉलर का रेट जो मुकर्रर करना है इसको ओपन शायद वो करवाना चाह रहे हैं कि जनाब कंट्रोल ही ना हो आप लोगों के इस पर, वो मार्केट जो रेट है उसका तयन कोई और अंदाज में करवाना चाहते हैं। और इस तरह की शराइत शुरू तो वो ला रहे हैं। और फिर पहले तो मुज़ाकरात ठप हो गए थे, जो ये शराइत लेके गए थे या जो प्लान लेके गए थे उसको तो उन्होंने कर दिया मुस्तरद। अब ज़ाहिर है इनकी मजबूरी है। 2019 में से पहले तो ये कहते थे मैं खुदकुशी कर लूँगा, और 2019 में जाना पड़ गया था। उस वक्त सारी अपोजिशन जो है उसने कहा था कि अगर जाना ही था तो टाइम पर जाते। ये क्राइसिस जो है इस वजह से आया कि 2018 में जब इन्होंने इक़्तिदार संभाला तो इनको अंदाज़ा ही नहीं हुआ मुल्क की मैशियत का। तो फिर जब IMF के पास दौड़े, वो कहते 6 महीने पहले जाना चाहिए। इवन साख डार ने भी ये कहा था उस वक्त कि यार इनको अगर जाना ज़रूरी था, जाना पड़ता है। IMF कोई ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही निचोड़ लेती है। बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने IMF के प्लान के मुताबिक अपनी इक़्तिसादी, हम तो बुलाते थे आधा तीतर आधा बटेर, अपना भी बीच में घसाते हैं, उनकी बात भी, यानी 100 जुतियाँ भी खाने हैं 100 प्याज भी खाने हैं, इतना मामला। ये IMF से तो हमारी जान जो है ना ये शिकंजे में आई थी अयूब खान साहब के दौर में। उससे पहले जब भी जितनी भी कोशिशें होती रही ना पाकिस्तान को इमदाद की, कर्ज की, तो पाकिस्तानी हुकूमतें उनको कहती हैं मुस्तरद करती रही। पर अयूब खान साहब के दौर में ये कोई मेरे ख्याल 8 दिसंबर 1958 को पहला कर्जा हमने लिया था, और वो भी थोड़ा था। आप हैरान होंगे
वो जो पैकेज था वो कितना होगा। वैसे तो उन्होंने अपने पूरे दौर में 1958 से अपने इक़्तिदार के आखिरी दिन तक जो जितने भी को 3-4 दफ़ा IMF से उन्होंने लिए, लेकिन वो भी 1 अरब तक नहीं पहुंच सके थे मेरा ख्याल है। और पहला जो कर्ज़ा लिया था हमने दिसंबर 1958 में, वो था $25,000। $25,000 का वो कर्ज़ा था। और फिर हम ऐसे फंसते गए। जैसे ये कुछ हमारे नहीं वो लोग जो पैसे देते हैं या आधार सौदा, किसी दौर में वो कहते हैं ना करार दी हट्टी हुंदी सी, तो वो आधार सौदा देते थे और फिर वो चलता रहता था, आधार चलता रहता। तो आखिर पे ये होता था वो ज़मींदार जो होते थे छोटे मोटे, उनकी ज़मीनें जो हैं वो रहन रखवा के वो कर्ज़े देते थे, फिर वो ज़मीन जो है वो करार साहब की हो जाती थी। इस तरह के मामलात चलते थे। वो बाद में बहरहाल एक कानून भी है, छोटू राम ने एक कानून बनाया था, पुरानी दौर की बात है पाकिस्तान बनने से पहले की, कि वो गैर ज़मींदार जो है वो ज़मीन नहीं खरीद सकता उससे बड़ी, और जो सूद वगैरह था ज़मींदारों पे कर्जे कुर्जे वो करारों के, वो ख़त्म हो गए। लेकिन IMF तो अभी भी करार ही बना हुआ है, उसी तरह मामलात कर रहे हैं। ये नवाज शरीफ ने एक दफ़ा ऐलान किया था जब वो धमाकों के बाद, और कि जनाब हम कशकोल तोड़ देंगे। वो कशकोल क्या तोड़ना, उनकी हुकूमत ही टूट गई। और फिर 2016 में भी इन्होंने एक ऐलान किया था अगस्त में मेरे ख्याल नवाज शरीफ ने, कि जनाब हमने वो माहदा जो है वो मुकम्मल कर लिया है IMF के साथ, अब हमने ये कशकोल तोड़ दे अपनी जाएंगे। उस वक्त शोर मचा था जनाब कशकोल ना तोड़ो, आने वाली हुकूमत ले रख लो। वो कशकोल आने वाली हुकूमत ने पकड़ लिया, और आपके सामने क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मामला चल रहे हैं। और तीसरा वो जो खान साहब की हुकूमत की बात है कि जनाब ये कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट। CNN की रिपोर्ट है, वहाँ बाइडेन हकाम ने बताया है कांग्रेस को कि जनाब जो पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद है अफ़गानिस्तान के हवाले से इस्तेमाल करने के लिए वो माहदा जो है वो आखिरी करीब पहुँच गए हैं, माहदा होने वाले हैं। पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा जो है उसकी तरदीदें कर रही है हुकूमत पाकिस्तानी जानी, पता नहीं हुकूमत के नाल माहदा हो ही ना रहा हो ना था। एक पुराना माहदा भी है ना फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने का, 2000 वो उसका मुशर्रफ दौर का, मे भी वो जिन लोगों के साथ माहदा हुआ था वो उसकी तजदीद कर रहे हो। ठीक है, ये तरदीद तो हुकूमत कर रही है ना, हुकूमत सिविल हुकूमत कर रही है। तो यहाँ तो पता नहीं चलता हुकूमत किसकी है किसकी नहीं। वो जाने वाले सफ़ीर और आने वाले सफ़ीर जो है वो सबसे पहले GHQ में रिपोर्ट करते हैं जनाब, हेलो हाय करते हैं। अभी जापान के सफ़ीर वो जब उनके गए हैं तो वो भी मिलकर गए हैं बाजवा साहब से। ये सारे मुल्क के हालात हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला बेहतरी करे इस मुल्क पे, इस मुसीबत से निकाले जो भी मुसीबत है, और जो भी निकाल सकता है वो निकाले। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए भी इलाक़े के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।